गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम आज की कक्षा में हमारा नया टॉपिक कास्ट इन पॉलिटिक्स यानी राजनीति में जाति। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष जो महत्वपूर्ण जो प्रमुख समस्या है उसमें से जाति अर्थात जातिवाद, जाति प्रथा को एक समझा जाता है। तो उसके संबंध में हम डिस्कशन करेंगे, समझेंगे किस प्रकार से हमारे लिए लोकतंत्र में एक ये समस्या है। देखिए, हम सभी को पता है कि जब हमारा संविधान बना है तो हमारी संविधान सभा में भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे। क्या थे कि लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, लोगों की भागी द्वारा और लोगों के लिए बिल्कुल सरकार काम करेगी, लोक कल्याणकारी स्वरूप के लिए। और जो ये स्वरूप होगा वो धर्मनिरपेक्ष होगा, जिसमें बिना किसी जाति, धर्म या संप्रदाय के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और सरकार इन मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सभी धर्मों से, संप्रदायों से, पंथों से बराबर की दूरी बनाकर चलेगा, सबका सम्मान करेगा तथा देश के सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, इन सब को लेकर हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ। जो हमारी प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई हैं, इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आई बात समझ में? इस दिशा में हमने कुछ दूरियां तय भी की है, काफ़ी कुछ सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है। अब तक 17 लोग आम चुनाव भी हो चुके हैं। धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र की एकता, अखंडता जबरदस्त तरीके से बनी हुई है। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व अब हमारे आदर्श बने हुए हैं, हम इसका उपभोग कर रहे हैं। लेकिन ये कह पाना संभव नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता, अखंडता की दृष्टि से स्थिति पूर्णतः संतोषजनक है या नहीं है। हमने स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के आदर्श को प्राप्त कर लिया है। वस्तुतः ये है कि राज्य व्यवस्था के सम्मुख आज अनेक चुनौतियां हैं, समस्या विद्यमान है। जबरदस्त तरीके से हमारे लोकतंत्र को चोट करने के लिए ऐसी कुछ समस्याएं हैं, ऐसी चुनौतियां पैदा हो गई हैं जिन पर ध्यान केंद्रित करना बेहद जरूर हो गया। नहीं तो देर सवेर हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी समस्या बनकर ये उभर सकते हैं, जैसे जातिवाद, धर्म और सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयतावाद, गरीबी उन्मूलन, राजनीतिक अपराधीकरण, ये सब हमने हमारी पिछली कक्षाओं में पढ़ा। और विशेषकर राजनीति अपराधीकरण तो बारे में अभी पढ़ के ही आए हैं अभी पिछली कक्षाओं में। तो ये सब क्या है? ये हमारे लोकतंत्र के समक्ष जबरदस्त तरीके से चुनौतियां बनकर उभर रही है। परंपरावादी भारतीय समाज में आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना भारतीय राजनीति की एक अद्भुत विशेषता थी कि हमारा जो भारतीय समाज है वो ट्रेडिशनल समाज रहा है। और उसमें जब इस प्रकार का हम पश्चिमी आधुनिक राजनीतिक संस्था की स्थापना करेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण, एक नवीनतम विशेषता होगी। भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रारंभ होने के साथ साथ ये धारणा विकसित हुई कि पश्चिमी ढंग की राजनीतिक संस्थाएं और लोकतंत्रात्मक मूल्यों को अपना के फलस्वरूप परंपरा के संस्था जैसे जातिवाद, उसका अंत हो जाएगा। मतलब हमारे देश की जो हम देखते हैं कि हमारे एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था विद्यमान थी, उसके बिल्कुल विपरीत पश्चिमी संस्थाओं को हमने स्वीकार किया। तो हमने ये सोचा था कि लागू करने के बाद में कि जो पश्चिमी लोकतांत्रिक ढांचा जो हम स्वीकार कर रहे हैं और इसमें जो हमारी जो परंपरा के समाज की जो समस्याएं हैं, जो विशेषता रही है, वो भी धीरे धीरे इन सब का लोप हो जाएगा। अर्थात हम समझते थे कि जातिवाद आजकल की समस्या नहीं है, ये हमारे वैदिक काल से चला आ रहा है। तो जातिवाद है वो भी धीरे धीरे इस लोकतांत्रिक संस्था में सबको स्वतंत्रता, समानता के साथ ये खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? जातिवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत कि स्वाधीनता के बाद भी भारतीय राजनीति में जाति एक प्रभाव, ये जाति का प्रभाव अनवरत रूप से बढ़ता रहा, जाति का दबदबा होता रहा। जहाँ सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जाति की शक्ति घटी है, लेकिन राजनीतिक और प्रशासन में इसके बढ़ते प्रभाव को राजनीतिज्ञों, प्रशासन अधिकारियों को और केंद्र और राज्य सरकारों ने भी इसको स्वीकार किया है। आप सोचिए कि किस में, एक तो उन्होंने बताया कि सामाजिक और धार्मिक मामले, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र, यहाँ पर जाति का प्रभाव दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब बात राजनीति और प्रशासन की करें तो वहाँ जबरदस्त तरीके से जातिवाद बढ़ा है, जाति का प्रभाव बढ़ा है। और यही नहीं, ये हमारे नेता, हमारे राजनीतिज्ञ, हमारे जो प्रशासन के उच्च अधिकारी और केंद्र और राज्य सरकारों ने भी इसको स्वीकार किया है, किसको? जातिवाद को।
कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि लोकतांत्रिक और प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं की स्थापना के बाद जाति व्यवस्था का भारत में लोप हो जाना चाहिए। कहते हैं राजनीतिक विचारक ये कहते हैं कि जब हमने लोकतंत्र को अपना लिया है और हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि संस्थाएं स्थापित हो चुकी हैं, तो फिर ये जाति व्यवस्था क्या है, इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि जाति व्यवस्था परंपरा के शक्ति के रूप में कार्य करती है तथा राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण के बारे में बाधक है। कौन? जाति व्यवस्था, किसमें? राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण, जो आप गत साल पढ़ के आए हैं। मेरे हिसाब से आपको सबको पता ही होगा कि जो तीसरी दुनिया के देशों के लोकतंत्र के संबंध में जो उनका जो अनुसंधान है, जो राजनीतिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के रूप में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं, तो ये कहते हैं कि जाति व्यवस्था उनमें बहुत बड़ी बाधक बनी हुई है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये सभी मान्यता सही भी नहीं है, पूर्णतः गलत भी नहीं, तो पूर्णतः सही भी नहीं है। इस प्रकार से अपन इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इनके संबंध में हमारे भारत में कास्ट पर, जाति पर सबसे ज़्यादा काम करने वाले, जाति पर बहुत ज़्यादा लिखने वाले और जाति किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करती है, उसमें हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स, हमारे प्रोफेसर रजनी कोठारी, जिन्होंने भारत में जाति राजनीति के बारे में अपने बहुत विस्तार से विश्लेषण किया है। तो उनका एक कथन है, रजनी कोठारी का एक मत है कि उन्होंने दो बातें बताई हैं। पहली बात कि कोई भी सामाजिक तंत्र कभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता, अतः यह प्रश्न करना कि क्या भारत में जाति का लोप हो रहा है, ये अर्थ शून्य है। मतलब आप ये कहो कि कोई भी सामाजिक तंत्र, जो हमारा सामाजिक ताना बाना बना हुआ है, सदियों से बना हुआ है, जिस व्यवस्था में चल रहे हैं, अब ये प्रश्न कहो कि आपने एक नई व्यवस्था अपना ली और तुरंत कह दिया कि नहीं, क्या भारत में अब जाति का लोप हो रहा है? नहीं हो सकता है। ये आधा सत्य है, आधा शून्य है। ठीक है। सेकेंड, उन्होंने ये बात बताई है रजनी कोठारी ने कि जाति व्यवस्था आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन में रुकावट नहीं डालती, बल्कि इसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आप ये समझ रहे हो कि नहीं, जाति व्यवस्था है वो देश में राजनीतिक आधुनिकीकरण और हमारे जो भी सामाजिक परिवर्तन उसमें एक प्रकार का ब्रेक करती हैं और रुकावट डालती हैं, तो ये नहीं, ये गलत है। इसको ये बल्कि इसको आधुनिकीकरण बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करती है। दूसरे, भारतीय राजनीति के या भारतीय लोकतंत्र के पर अपने विचार और गहनता से समझ रखने वाले इंग्लिश जो स्कॉलर हैं ग्रेनविल ऑस्टिन लिखते हैं कि स्थानीय और राज्य स्तर की राजनीति में जातीय संघों और समुदाय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने में उसी प्रकार से भूमिका अदा करते हैं जिस प्रकार से पश्चिमी देशों में दबाव वोट। मतलब भारत में उन्होंने बताया है कि भारत के संदर्भ में कि यहाँ पर स्थानीय और राज्य स्तर पर राजनीति में जो जातीय संघ है, जो अलग अलग जातीय समुदाय हैं, वो उस प्रकार से प्रभावित करते हैं कि जिस प्रकार से हम पश्चिमी देशों में जो प्रेशर ग्रुप काम करते हैं, उसी प्रकार से भारत में या भारत की लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया में कौन भूमिका अदा करते हैं? जातीय संघ। ठीक है। तो ये रूप अलग अलग है, नाम अलग होने से कोई मतलब नहीं है, तरीका एक सा है, तो हम इसको गलत भी नहीं आंक सकते। हमारे राजनीति के इस एक प्रकार के अजीब असमंजस की स्थिति में है। चाहे एक और वे जातिगत भेदभाव को मिटाने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर जाति के आधार वोट बटोरने की कला में निपुणता हासिल भी करना चाहते हैं। मतलब जब ऊपरी तौर पर बैठे होते हैं, जब चुनाव नहीं होते, राजनीतिक संस्थाओं में संवैधानिक पदों पर बैठे होते, तब कहते हैं कि देश में जातिवाद मिटना चाहिए। ये राजनीतिक दल के नेता ये कहते हैं कि देश में ये जातिवाद इसको खत्म किया जाना चाहिए और संविधान के मूल आदर्शों के अनुरूप हम आगे बढ़कर इसमें काम करें। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे चुनाव होते हैं, तो चुनाव में जब राजनीतिक दल अपना काम करते हैं, तो सबसे पहले जिसको प्राइमरी तौर पर, प्राथमिक तौर पर रखते हैं, वो जाति के आधार पर करते हैं। वो जाति के आधार पर वोट बटोरने का काम करते हैं। जाति के जो प्रमुख नेता हैं उनको प्रचार प्रसार के लिए घुमाते हैं और उनको लगता है कि यहाँ जाति विशेष का दबदबा है, तो उसी जाति विशेष के व्यक्ति को वोट देगी, चाहे वो अयोग्य क्यों न हो। तो ये समझ सकते हैं कि अपने जो भी चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल जाति का सहारा लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये प्रवृत्तियाँ बिल्कुल इस प्रकार से चल रही है, आगे बढ़ रही है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये जाति है, ये कहाँ से है, कब से है, ये परंपरागत स्वरूप क्या है, इसका परंपरागत रूप क्या है, उसको अपन समझने के लिए एक प्रकार से स्पष्ट करते हैं। तो देखिए, जाति प्रथा किसी न किसी रूप में संसार के हर कोने में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हम केवल हिंदुस्तान की बात करें, दुनिया के हर कोने में आपको जाति प्रथा का कोई न कोई रूप आपको दिखाई देगा। पर एक गंभीर सामाजिक कुरीति के रूप में ये हिंदू समाज की जबरदस्त तरीके की विशेषता देखी जा सकती है। गंभीर सामाजिक कुरीति के रूप में इसको देखा जाता है। वैसे इस्लाम, ईसाई धर्म समाज भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रहे, उनमें भी इस प्रकार का है, लेकिन जितना यहाँ है उतना और हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। अतः ये एक अति प्राचीन व्यवस्था रही है, क्या? जाति प्रथा। ठीक है। अब इसका अभिप्राय पैसे के आधार पर समाज को कई वर्गों में बांटा जाता है। पैसा मतलब जो भी आपका प्रोफेशन है, जो प्रोफेशन आप करते हैं उसी के आधार पर आपकी पहचान स्थापित हो जाती है।
तो उसको अलग अलग समाज को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है। सामान्यतः माना जाता है कि भारत में जो जाति प्रथा है उसकी उत्पत्ति वैदिक काल से हुई। कब से मानी जाती है? वैदिक काल से। और उस समय ये 4 वर्णों में थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो जो ब्राह्मण होते थे वो धार्मिक और वैदिक कार्यों को संपादित करते थे। जो भी धर्म से जुड़े हुए कार्य, यज्ञ यज्ञादि और पूजा पाठ कर्मकांड के जो काम होते थे वो ये सब वैदिक कार्यों कौन संपन्न करते थे? ब्राह्मण करते थे। क्षत्रिय होते थे वो देश की सुरक्षा, देश की रक्षा करना और शासन प्रबंध करने में अपनी भूमिका निभाते थे। वैश्य वर्ग होता था वो कृषि, वाणिज्य, यानी आप समझ सकते हैं व्यापार जगह से जुड़ी हुई जो क्रियाकलाप होते थे उसको कौन संभालते थे? वैश्य वर्ग। और जो शूद्र होते थे उनको उपरोक्त तीनों वर्णों पर एक प्रकार की सेवा करनी पड़ती थी। अब शुरू में जाति प्रथा के बंधन थे वो कठोर नहीं थे और वे जन्म पर भी नहीं थे, बल्कि किस पर आधारित थे? कर्म पर आधारित थे कि जो जैसा काम करना चाहता है उपरोक्त में से आप करिए। आप ब्राह्मण का काम कर सकते हो, आप क्षत्रिय का काम कर सकते हो, आप वैश्य का काम कर सकते हो, और बिल्कुल कुछ नहीं था, शूद्र के रूप में आपको उपरोक्त की तीनों की सेवा करनी पड़ेगी। तो ये कर्म पर आधारित थे, कोई भी किसी का भी कर्म कर सकता था। लेकिन बाद में ये हुआ कि धीरे धीरे जाति प्रथा में कठोरता आ गई, और कठोरता आता है तो ये पूरी तरह किस पर डिपेंड हो गई? जन्म पर आधारित हो गई। यानी अब जैसे ब्राह्मण का बेटा है तो ब्राह्मण का काम करेगा, क्षत्रिय का बेटा है तो क्षत्रिय का जो काम था परंपरागत वो काम करेगा, वैश्य का बेटा वैश्य का काम करेगा, और जो शूद्र है वो शूद्र का काम। ये मतलब पूरी तरह से जन्म आधारित हो गई। जो श्रम विभाजन पाया जाता है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, बल्कि उसमें जन्म आधारित हो गई। एक जाति से दूसरी जाति में अंतर क्रिया असंभव हो गई। एक जाति से दूसरी जाति के मध्य दूरी बढ़नी शुरू हो गई। अपने मौलिक रूप में जाति प्रथा उपयोगी थी कि जो मूल स्वरूप में थी, जब केवल कर्म आधारित थी तो उसमें जाति प्रथा उपयोगी थी, क्योंकि ये श्रम विभाजन के सिद्धांत पर थी। इससे समाज की जो भी आवश्यकता होती थी वो सब पूरी होती थी कि ये काम ये कर रहा है, वो काम ये कर रहा है, तो इससे जो भी जरूरत होती है वो अपनी कला निपुणता के हिसाब से वो काम करते थे। ठीक है, लेकिन समस्या कब आई कि जब आपस में ये जब अंतर असंभव हो गई और ये जन्म पर आधारित हो गई, अतः उसके आर्थिक क्षेत्र में दुर्बलता का तत्व समावेश किया। एक जाति का पैसा उसी जाति में होता था, बेटा बाप से अपना पुश्तैनी पैसा सीखता था और प्राय उसी को अपनी आजीविका के साधन के रूप में अपना लेता था। इस प्रथा ने एक जाति बिरादरी के लोगों को भाईचारे की भावना को बढ़ाया। ठीक है, एक जाति के लोग दूसरे से भली भांति परिचित होते थे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से भारत में जाति प्रथा का एक प्रकार से जो स्वरूप दिखाई देता था परंपरागत तौर पे वैदिक काल में, उसके बाद में जो कठोरता है उसके संबंध में हमने ये जाना पहचाना कि हमारे देश में जाति प्रथा आजकल की नहीं बल्कि ये सदियों से चली आ रही व्यवस्था है। अब जाति है वो राजनीति में संपर्क सूत्र के रूप में किस प्रकार से काम करती है उसको हम समझते हैं। देखिए, स्वाधीनता संग्राम के दौरान ऐसा दिखता था कि जनता पर जातिवाद का प्रभाव कम हो रहा है। जब हमारे देश के लिए हम गुलाम थे, ब्रिटिश उपनिवेश थे, और उनसे इस गुलामी से मुक्ति पाने के लिए हम जब अंग्रेजी सरकार से लड़ रहे थे, आंदोलनरत थे, तो उस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमें ऐसा दिखता था कि भारत में जातिवाद कम होता जा रहा है, जातिवाद का प्रभाव खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका एक कारण था कि हम सब जात पात धर्म से ऊपर उठकर हमारे लिए देश सर्वोच्च बन चुका था, और एक देश के लिए उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ भुला के प्राणों की आहुति देकर अपने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सब हर कोई बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब अग्रसर थे इस दिशा में। किंतु हम देखते हैं कि ज्यों स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जातिवाद ने फिर जबरदस्त तरीके से जोर पकड़ा। किसकी? आज़ादी के बाद संविधान बना, संविधान लागू हुआ, आम चुनाव हुए, उसके बाद से ये जातिवाद ने फिर वापस जोर जबरदस्त तरीके से पकड़ा। वैश्य मताधिकार व्यवस्था की देश में लागू कर दिए जाने के परिणाम स्वरूप वह एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदित हो गई कि जब से हमारे यहाँ पर देखो, हमारी संविधान सभा का पूरा यकीन था, विश्वास था, और बिल्कुल ये था कि हम सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, यानी हम ऐसे शोषित, पीड़ित, वंचित, अत्याचार सहन करते करते कई सैकड़ों साल निकाल दिए। इसलिए हम स्वतंत्र भारत में सभी भारतीय नागरिक को हम एक वोट का अधिकार देंगे, और वोट का अधिकार देते समय ये नहीं सोचेंगे कि अमीर है, गरीब है, उच्च है, निम्न है, किसी प्रकार से सब भारतीय, हमारी पहचान भारतीय है और हम सब नागरिकों को एक वोट का अधिकार देंगे। तो जो भी निर्धारित आयु प्रारंभिक
मतलब मूल संविधान में 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में राजीव गांधी सरकार ने उसको घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 18 वर्ष आयु प्राप्त प्रत्येक जाति धर्म संप्रदाय का कोई भी स्त्री पुरुष देश की सरकार को चुनने के लिए उसको पूरा हक मिलेगा, उसको अपना वोट अधिकार देने का पूरा अधिकार बनेगा। यही बात समझ में? तो आप समझिए कि ये जब से ये वयस्क मताधिकार हमारे देश में ये प्रतिनिधि जो संस्था हैं उनमें हमारे देश में लागू किया गया, हम सभी को वोट का अधिकार दिया गया, वैसे ही राजनीति पर जातिगत प्रभाव प्रतिनिधि व्यवस्था में लागू होने के साथ ही शुरू हो गया। अब जब से ये मिला तब से ये पूरा क्या हो गया, अधिकार हो गया। मतलब आप देखिए कि जैसे ये सब जो जातिगत प्रभाव है वो प्रतिनिधि व्यवस्थाओं पर लागू होने का काल शुरू हो गया। ठीक है, जातियाँ समझने लगी कि हमारी संख्या ज़्यादा है तो हम क्यों ना हमारा प्रतिनिधि चुनकर इन प्रतिनिधि व्यवस्थाओं में संस्थाओं में हम आगे भेजकर अपना एक प्रभाव बढ़ाने का काम करें। किंतु ये प्रारंभ में ये प्रभाव बहुत ही नगण्य था। ठीक है, तो इसमें ये पूछें कि इसके लिए कुछ उत्तरदायी कारण भी थे, तो जैसे ब्रिटिश प्रशासन है, राष्ट्रीय आंदोलन उसमें और सीमित मताधिकार, तो उस वजह से थोड़ा सा ही प्रभाव सीमित था। स्वतंत्रता प्राप्ति ने प्रथम 2 कारणों का जो निराकरण कर दिया था और नए संविधान में अपनाई गई वयस्क मताधिकार व्यवस्था ने तीसरे का, फलतः ये समस्या इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही थी। अतः जातियों के प्रभाव में धीरे धीरे बाद में वृद्धि होती गई। प्रारंभ में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उच्च और श्रेष्ठ जातियाँ ही राजनीति में प्रभावित रही, राजनीतिक लाभ उन्हीं तक सीमित रहा। समय के साथ साथ मध्यम और निम्न समझी जाने वाली जातियाँ आगे आने लगी, अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने में वो भी प्रयत्नशील करने लगी। विशेष जो समाज से जो जातियाँ जो मूल रूप से राजनीति में सक्रिय नहीं थी वो भी अब धीरे धीरे अपने जाति संख्या बल के आधार पर वो भी जाति व्यवस्था में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उत्सुक हुई। ठीक है, ये भी राजनीतिक रूप प्रभाव बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। इसलिए रुडोल्फ के शब्दों में देखा जाए तो भारत के राजनीतिक लोकतंत्र के संदर्भ में जाति वह धुरी है जिसके माध्यम से नवीन मूल्यों और तरीकों की खोज की जा रही है। यथार्थ में ये एक मतलब ऐसा माध्यम बन गई है जिसके जरिए भारतीय जनता को लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था। तो समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से प्रारंभ के 2-3 दशकों तक केवल उच्च जातियों तक ही सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे बाद में देख रहे हैं कि लगभग 80-90 के दशक के बाद से विशेषकर मध्यम वर्ग की जातियाँ और जो यूँ कहा जाता है कि निम्न जातियाँ भी इस राजनीतिक व्यवस्था में अपने सक्रिय विभिन्न जातीय संघ, विभिन्न दबाव गुट, विभिन्न हिस्सों के आधार पर अपने प्रभाव को बढ़ाने में कामयाब रही है और आगे बढ़ रही है। किस प्रकार से भारतीय राज्य व्यवस्था को प्रभावित करें, इसका हम विस्तार से राजनीतिक कोठारी का जो दृष्टिकोण है उसमें अपन समझेंगे।